हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिवा। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर जारी हुआ है उसके मैथ्स का सेक्शन बी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सेक्शन ए का सॉल्यूशन चैनल पर डाल दिया है, आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं और उसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा होता है वैसा, मैं कॉन्सेप्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और इतना कि आप उसको रिकॉल भी कर पाओ और सवाल तो आपका बन ही जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आई एम श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, अगर आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि वो कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। पूछ रहा है कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है, डिफरेंट ऑप्शन है, उसके हिसाब से करेंगे। तो पहले 1 1 के लिए चेक करेंगे। फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स क्यूब दे रखा है, एफ एक्स बराबर, ये रियल से रियल में है। तो आप 1 1 के लिए क्या करते हो, 4 1 1 लेट एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, और अगर इसको सॉल्व करने के बाद x1 बराबर x2 मिल गया तो फंक्शन 1 1 होता है। तो यहाँ से आपको एफ ऑफ x1 यानी कि x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 बराबर x2। अच्छा, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करने से x1 बराबर x2 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि f जो है ना ये 1 1 है, f इज 1 1। 4 ऑन टू के लिए भी आप करोगे, ये तो 1 1 प्रूफ हो गया ना कि फंक्शन हमारा 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वो y के बराबर, मतलब इस फंक्शन के को डोमेन में एक एलिमेंट है y। मैं इसका क्या कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने का, प्री इमेज। कौन इसका प्री इमेज है भी कि नहीं है, इसका मतलब अगर इसका हुआ तो हर एक का होगा, इसका मतलब हर एक का प्री इमेज है। इसका मतलब को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो कोई खाली नहीं, इसका मतलब ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स तो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब बराबर y हो गया। तो यहाँ से आप x निकालो, क्या मिलेगा, y टू दी पावर 1/3 इधर आने के बाद, और y टू दी पावर 1/3 एक रियल नंबर है। इसका मतलब y का जो प्री इमेज होगा वो y टू दी पावर 1/3 होगा। यानी कि जब जब आप y टू दी x का मान y टू दी पावर 1/3 रखोगे तो आपको y मिल जाएगा जो उसका इमेज होगा। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं कि एफ ऑफ x बराबर, जब आप एफ ऑफ y टू दी पावर 1/3 निकालोगे तो y टू दी यानी कि x टू दी पावर 1/3 होता है, तो y टू दी पावर 1/3, ये तो x का वैल्यू है ना जो रखा आपने, उस पर पावर 3 तो आपको मिल जाएगा y। मेरा कहना यह है कि यहाँ पर जो है ना ये कोडोमेन का एलिमेंट है और उसका प्री इमेज ये रहा। मतलब मेरा कहना यह है कि कोडोमेन का जो एलिमेंट है ये y, इसका प्री इमेज ये है। और वही मैंने दिखाया कि अगर मुझे पता करना होगा कि y का प्री इमेज कौन है तो मैं इस प्रोसेस से पता कर सकता हूँ कि जब भी मैं y टू दी पावर 1/3 रखता हूँ तो मुझे वो y मिल जाता है। जैसे एग्जांपल से आप देख सकते हो कि मान लो आपको पता करना है कि 2 का प्री इमेज कौन है, तो आप 2 टू दी पावर 1/3 रख के देख लो, 2 टू दी पावर 1/3 ही उसका प्री इमेज होगा, और ये भी रियल वो भी रियल। तो इसका मतलब y के हर एक वैल्यू के लिए उसका प्री इमेज है। दैट इज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y there exist x is equal to y to the power 1/3। मतलब every y has its pre image in the domain। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू हो गया, f इज ऑन टू, यानी फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है। तो ये हो गया। ये तो हुआ एक ऐसा अप्रोच जो थोड़ा हमें टाइम भी लगाता है और सब्जेक्टिव अप्रोच है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप कैसे देख सकते हो, अगर आपको पता होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ग्राफ कुछ यूँ होता है, इस तरीके से ग्राफ होता है इसका। तो आप देखो 1 1 के लिए क्या देखते हैं, 1 1 के लिए देखते हैं कि अगर मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ करा ऐसा जो, और वो लाइन हमेशा ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर काटता है, तो ये 1 1 हो गया। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, हमेशा इस ग्राफ को एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब को ये हमेशा एक पॉइंट पर ही काट रहा था, ये 1 1 तो है। और फिर आप खुद ही सोच के देखो कि ये जो इसका जो रेंज है ये पूरा कहाँ से कहाँ थी, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, पूरा रियल नंबर हो गया। इसका रेंज है रियल नंबर पूरा और कोडोमेन पूरा रियल नंबर, तो रेंज और कोडोमेन बराबर होना भी तो फंक्शन ऑन टू बताता है। इसका मतलब ये फंक्शन ग्राफिकली भी शो हो गया कि ये 1 1 ऑन टू, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो उससे हिसाब से 1 1 एंड ऑन टू हो गया। तो इस तरीके से ये आपका 21 क्वेश्चन फिनिश हो गया है। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इफ x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, देन फाइंड द d2y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6।
तो ठीक है, तो इसको ये कैसे इसको डिफाइन करती है, पैरामेट्रिक फंक्शन टाइप का है। तो x इजकल टू ए सेक थीटा, तो पहले इसको आपको डिफाइन करा, मतलब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका थीटा के रेस्पेक्ट में। तो dx बाय डी थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा a, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये हमने थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकाला है। फिर आपको y क्या दे रखा है, y इजकल टू दे रखा है b टेन थीटा, तो dy बाय डी थीटा निकाल लो तो हो जाएगा b टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करो, dy बाय डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, dy बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा करोगे, तो कट कुटा करके ये आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो dy बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा हो जाएगा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा से एक सेक थीटा कट गया तो बचा क्या, b बाय ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा ऊपर में एक बचा हुआ, नीचे में एक टेन थीटा बचा है, तो इसको फटाफट से चेंज कर लेते हैं। b बाय सेक नीचे आकर के टेन बन जाएगा, सेक नीचे आकर कॉस बन जाएगा, तो 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस साइन थीटा, और ये ऊपर जाते ही इधर कॉस थीटा होगा, तो ये से ये कट गया, तो बचा b बाय ए कॉसेक थीटा। ये निकल गया आपका dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स का ये मान हो गया। तो dy बाय डी एक्स बराबर b बाय ए कॉसेक थीटा निकल गया। अब मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब d2y अपॉन dx, मतलब इसको ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन इस बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर b बाय ए कॉसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और थीटा का निकालोगे तो क्या होगा, डी थीटा बाय डी एक्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट आप निकाल रहे हो ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो माइनस तो लिख लेते हैं इसको, माइनस b बाय ए इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। डी थीटा बाय डी एक्स देखो यहाँ पर आप डी एक्स बाय डी थीटा ये रहा, तो डी थीटा बाय डी एक्स जैसे निकालोगे तो ये पलट नहीं जाएगा, ये जो है उलट जाएगा, तो 1 ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। तो नीचे लिख देगा डी थीटा बाय डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो माइनस b बाय ए और ए स्क्वायर हो गया, कॉसेक थीटा को लिख लेंगे 1 बाय साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉट थीटा ही रहने दो, इंटू सेक थीटा को ऊपर ले जाओगे तो कॉस बन जाएगा, इंटू कॉस थीटा, अब बाय ये टेन थीटा को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा, मतलब सेक थीटा ऊपर ले गया तो कॉस बन गया, और टेन को ऊपर ले गया तो कॉट बन गया। तो माइनस b बाय ए स्क्वायर, यहाँ देखो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉट थीटा यहाँ एक कॉट थीटा, तीन कॉट थीटा ना, तो कॉट क्यूब थीटा हो गया, तो माइनस b बाय ए स्क्वायर। अब तो निकालना तो आपको थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पर, तो निकालेंगे तो पाई बाय 6 रखेंगे इसमें, तो कॉट पाई बाय 6 का क्यूब, तो माइनस b बाय ए स्क्वायर इंटू कॉट पाई बाय 6 कितना होता है, √3 होता है, उसका क्यूब, तो माइनस b बाय ए स्क्वायर, इसका क्यूब आप निकालोगे तो 3√3 मिल जाएगा आपको, क्योंकि 2√3 तो 3 बना लेगा, एक और बच जाएगा, तो माइनस 3√3b अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया कौन सा ऑप्शन में, माइनस 3√3b अपॉन ए, ये पहला ऑप्शन में ही मैच कर गया है, तो ये हो गया इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्वेश्चन में कह रहा है, इस फिगर में ये सब कॉर्नर पॉइंट दे रखा है, ये सारा ये 3 और 2 5 कॉर्नर पॉइंट। इसमें कह रहा है कि बताओ कहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z = 2x - 3 मिनिमम कहाँ है, तो z = दे रखा है 2x - 3y, इन सब पर निकालेंगे। 0,8 पहले निकालते हैं, 0,8 पहले x 0 y 8, तो 2 × 0 - 3 × 8, इसमें रख दिए x और y का मान, तो मिल गया -24। फिर z निकालते हैं, अगला है 4,10, ये कॉर्नर पॉइंट है, तो 2 × 4 - 3 × 10, 8 - 30 मतलब -22 मिल गया। फिर z निकालते हैं कि इस पर 6,8 पे, 6,8 पे निकालो, तो 2 × 6 - 3 × 8, हर बार इसी में मान रख रहे हैं, तो 2 6 12 - 24 मतलब -12 मिल गया। फिर आप z निकालो कि इस पर 6,5 पे, 6,5 पे, तो 2 × 6 - 3 × 5 12 - 15 -3 डायरेक्ट लिख लेते हैं। और एक और बचा हुआ कॉर्नर पॉइंट कौन है, 5,0, तो 2 × 5 - 3 × 0, 2 5 10। मिनिमम की बात कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू तो ये है
ये तो पॉजिटिव है, ये सब उससे बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पर हुआ 0,8 पर मिनिमम, दैट इज मिनिमम एट यानी कि 0,8 ये रहा आपका मिनिमम, यानी कि इस पर मिनिमम हो रहा है इस कॉर्नर पॉइंट पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्वेश्चन में कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, जहाँ x 1/√2 से 1 के बीच में। तो देखो इसका डेरिवेटिव पूछा इसके रेस्पेक्ट में, ये एक अलग क्वेश्चन है। तो देखो आप क्या करो, लेट कर लो u बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये। तो ये हो गया, एंड ये जो है ना इसको भी मान लो आप, v इजकल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन v बराबर x, यानी आपको x का मान कितना मिल गया, साइन v। अब इस x के मान को आप यहाँ पुट कर दो, तो u इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसमें पुट कर रहे हैं 2 साइन v अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 साइन भी और 1 माइनस साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी होगा, कॉस स्क्वायर भी पर रूट है तो कॉस भी हो जाएगा, और 2 साइन भी कॉस भी साइन 2 भी हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 भी। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स और साइन हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 2 भी। ठीक है, तो यानी u इजकल टू 2 भी हो गया। अब आपको चाहिए इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि u तो ये है ना, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डिफरेंशिएशन चाहिए था इसके रेस्पेक्ट में ना, मतलब इसका इसके रेस्पेक्ट में। तो du बाई डी निकालना है, अब निकाल लो du बाय डी मतलब 2 इंटू भी का रेस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में ही, तो 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 मतलब 2, यानी 2 हो गया आपका आंसर, ये ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं 25 की ओर। 25 क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ a इजकल टू इतना b इजकल टू इतना, देन ये डिफरेंट ऑप्शन दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन ना, मतलब थोड़ा सा अगर आप बैठोगे एग्जाम में, सोचो बैठे हुए हो तब ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या सोचो, क्या करूँ मैं। तो अगर आप ये तो नहीं करोगे आप a का इन्वर्स निकालने बैठ जाओगे, फिर पूरा वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से, या फिर जैसे दूसरा मेथड एक उससे निकालो, या फिर इसका निकालो फिर चेक करो। उससे बेटर है कि एक बार इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। आप a भी निकाल लो एक बार, या बी ए, जैसा जो आपको अच्छा लगे वो निकाल लो एक बार, तो ठीक है, उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। ये काम तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा जल्दी आसान हो जाए, जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर लास्ट में करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी एक बार ये एक समझ लो कि एक ट्रिक है कि हमें पहले एक बार अगर ऐसा क्वेश्चन फंस गया तो एक बार हम पहले इसको निकाल के चेक कर लें कि कहीं ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, जो ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जा रहा है इस केस में। तो 1 2 जा 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 6 हो गया, और ये 0 खत्म हो जाएगा। 1 2 जा 2 माइनस 2 0, और ये 0 हो गया। फिर 1 माइनस 4 प्लस 4 0, ये भी 0 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आप आओगे इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो 2 2 जा 4 माइनस 12 माइनस 8 प्लस 8 0 हो गया। 2 मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, 4 6 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। 2 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 20 प्लस 20 0, फिर 0 माइनस 4 प्लस 4 0, फिर 0, फिर 2 माइनस 2 0, फिर 0 ये खत्म हो गया, माइनस 4 प्लस 10 माइनस 4 6। देखो क्या हुआ, इस सब में से 6 कॉमन ले सकते हैं ना पूरे मैट्रिक्स में से, तो 6 कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि बराबर आपको 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। मतलब मेरा कहना है कि अगर आपने ए बी इजकल टू 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाला, अगर आइडेंटिटी आ गया ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, फिर तो खुश हो जाओ, क्योंकि इनमें से एक दूसरे का इन्वर्स बनने वाला है। बस ये 6 परेशान करना है। तो ऐसा कोई ऑप्शन पर देख लेते, ऐसा कुछ है क्या, ए बी इजकल टू तो कहीं पर नहीं है, या तो ए इन्वर्स इजकल टू 6b। ए इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इधर दोनों तरफ इन्वर्स लगाओगे, तो नहीं ऐसा तो नहीं होगा। ए इन्वर्स इजकल टू 6b नहीं होगा, क्योंकि 6 के साथ b तो नहीं आ सकता ना, 6 उधर है, बट्टा में होता तो चल जाता काम। बी इन्वर्स, अभी बी में तो बात नहीं करेंगे, बी इन्वर्स बराबर 1/6a। बी इन्वर्स, यदि सोचो कि मैं दोनों तरफ ए बी बराबर 6 आयोटा है ना, दोनों तरफ मैं बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बी इन्वर्स आयोटा हो जाएगा, तो a इंटू आयोटा इजकल टू 6 आयोटा बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स ही रह जाएगा ना, तो a आयोटा मतलब a, और 6 को इधर लेकर आ जाओ, a/6 इजकल टू
बी इनवर्स, यानी बी इनवर्स इजकल टू 1/6a। अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो आप ये मल्टीप्लाई ना करके सीधा इस 6 को इधर भेज भी सकते थे, उधर बी इनवर्स इस बी को बी इनवर्स कर सकते थे, लेकिन लिखना चाहिए एग्जैक्टली ऐसे। तो बी इनवर्स इजकल टू 1/6a, अगर ये ऑप्शन है, ये वही ऑप्शन है जो देखा हमने, तो फिर हो गया ऐसे। देखो मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो गया। अगर इनमें से कुछ क्लू नहीं मिलता तब तो फिर हमें बहुत टाइम लग जाता हमारा, हो सकता है बी इनवर्स बी का इनवर्स, तो फिर ए के लिए तो कुछ मतलब बनता नहीं। और ये ऑप्शन सचमुच में परेशान करने वाला है, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम ले सकता था। ठीक है, ये मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 की ओर। 26 क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फंक्शन जो है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है ये पता करना है हमें। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या मिलेगा, 6x² माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, इसका 6 कॉमन ले लो, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, x² माइनस x माइनस 6 तो हो जाएगा 6 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, तो मिल जाएगा हमें 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 2, क्योंकि x माइनस 3 प्लस 2 x प्लस 2। अब f डैश x को 0 के बराबर करो, f डैश x बराबर 0 करोगे तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 कर रहे हो, तो ये तो 0 होगा नहीं, इनको 0 करने से क्या मान मिलेगा, 3 और माइनस 2। इसका आप साइन स्कीम लो एफ डैश एक्स का, -2 और 3, -2 और 3 के बीच में देखो एक वैल्यू 0 है, इसको पुट करते हैं एफ डैश एक्स में, देखते हैं क्या वैल्यू देता है ये। पुट करो एफ डैश 0 तो 0 0 माइनस 36 यानी निगेटिव मिला। एफ डैश एक्स जो है ना निगेटिव है, एफ डैश एक्स निगेटिव होने का मतलब फंक्शन जो है ना ये इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो इधर पक्का पॉजिटिव होगा और इधर भी पॉजिटिव। आप जानते हो अल्टरनेट चलता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है इधर -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, अब -2 से 3 में डिक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल में हमेशा वो घटते ही जा रहा है, -2 से 3 में, तो -∞ से -2 में इंक्रीजिंग है, सही है। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -2 से इन्फिनिटी में तो नहीं है ऐसा, -2 से इन्फिनिटी तो दो बीच में इंटरवल, ये ऑप्शन गलत हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 से 3, -2 से 3 इंटरवल में डिक्रीजिंग है, हाँ ये सही है, -2 से 3 में डिक्रीजिंग है, बाकी तो गलत होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी था। चलिए देखते हैं 27 क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बता दो क्या होगा, ठीक है। जहां पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ दे रखा है कि x पाई से 3π/2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब x देखो पाई, यहाँ से अगर देखो तो π/2, यहाँ से यहाँ तक पाई और यहाँ से यहाँ तक 3π/2, मतलब पाई से 3π/2, इसमें x है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में x है, ध्यान रखना, इसमें x है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस क्या होता है उसमें आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमें इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, √1 प्लस cos x प्लस √1 माइनस cos x अपॉन √1 प्लस cos x माइनस √1 माइनस, इसी का मान निकालना है ना। तो आप ये बात जानते हो, 1 प्लस cos 2 हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन इसको लिख सकते हैं वही सेम चीज़ तो है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। अब ध्यान देखो x/2 आया, मतलब x आपका पाई से 3π/2 के बीच में थे, x/2 कहाँ जाएगा, बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, π/2 से 3π/2 3π/4 यानी π/2 से 3π/4 यहाँ कहीं इसमें, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो इसका मतलब cos x/2 जो है वो निगेटिव है, और वो स्क्वायर जैसे आप उसको रूट से निकालोगे ना तब, तो उस केस में उसके पीछे माइनस लग जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव है, समझ रहे हो। cos x/2 निगेटिव, उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि रूट से निगेटिव कभी बाहर आता नहीं, तो उसके लिए हमें माइनस पीछे लगाना पड़ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। प्लस, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है, √2 का स्क्वायर √2 हो गया, √2 साइन x/2, सॉरी स्क्वायर कहाँ से, स्क्वायर तो गया, फिर नीचे भी वही हाल है, क्योंकि x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos निगेटिव होगा तो पीछे माइनस लगाना पड़ेगा, √2 cos x/2 प्लस √2 साइन x/2। अब आप क्या कर लो, अब आप √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन लो, क्या बचेगा, -√2 कॉमन लो एक्चुअली में, cos x/2 तो यहाँ पर प्लस माइनस निकल गया तो माइनस साइन x/2, cos x/2 माइनस साइन x/2 अपन नीचे से -√2 कॉमन लो, तो हो जाएगा
कॉस एक्स बाय 2 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, अच्छा यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर माइनस डाला हुआ है यहाँ, तो माइनस रहेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 हो गया। ये माइनस रूट टू कट गया, बचा क्या कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। आप ये जानते हो इसमें कॉस एक्स बाय 2 सब में डिवाइड करोगे तो ये 1 माइनस टेन एक्स बाय 2, ऊपर नीचे सब में डिवाइड करें तो 1 कॉस एक्स बाय 2 डिवाइड 1 प्लस साइन बाय कॉस टेन एक्स बाय 2 1 प्लस टेन एक्स बाय 2। 1 माइनस टेन एक्स बाय 2 को आप लिख सकते हो 10, 1 को लिख सकते हो 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 माइनस टेन एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर तो 1 मल्टीप्लाई में 10 एक्स बाय 2 को 10 एक्स बाय 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इस 1 की जगह आप 10 पाई बाय 4 इंटू 10 एक्स बाय 2 लिख सकते हो। तो देखो क्या बना 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, क्या होता है 10a माइनस b होता है, 10a माइनस यानी कि पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसके पीछे इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और आपको इसके पीछे 10 इनवर्स लगा दिया गया, यानी 10 इनवर्स इतना पूछ रहा है, इसका मान ये निकाला, तो इसके बदले में रख देंगे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। देखो 10 बाय 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, यही आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 क्वेश्चन में कह रहा है A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू देता है और जीरो नहीं होता, और 3 ऑर्डर का है तो डिटरमिनेंट भी चलेगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, ये दे रखा है तो हमसे पूछ रहा है 2A का मॉड का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पहले ये बात पता होना चाहिए कि अगर आप KA का डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो उसको K को आप बाहर कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन पर कि उस पर पावर n आएगा और मॉड A तो उधर पे मतलब डिटरमिनेंट रहेगा, जहाँ n क्या होता है ना, इस A का ऑर्डर होता है, मतलब KA का डिटरमिनेंट जो होता है वो K टू दी पावर n डिटरमिनेंट A होता है, ये जो पावर चढ़ता है ये A का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अभी देखो क्या दे रखा है, चलिए आते हैं इधर, A स्क्वायर बराबर 2A दे रखा है, ठीक है, A स्क्वायर बराबर 2A दे रखा है, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाओ, तो A स्क्वायर का डिटरमिनेंट बराबर 2A का डिटरमिनेंट, A स्क्वायर डिटरमिनेंट को आप डिटरमिनेंट A का स्क्वायर भी लिख सकते हो, और 2A का डिटरमिनेंट को आप देखो 2 बाहर करोगे, तो बाहर करोगे तो क्या होगा, अभी देखो इस पर पावर चढ़ेगा ना 2 पर, कितना ऑर्डर है उसका 3, तो पावर 3 आ जाएगा, तो क्या हो गया डिटरमिनेंट A स्क्वायर बराबर 2 3 8 डिटरमिनेंट A। तो चूंकि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट A तो 0 होगा नहीं, तो 1 कटा दो, तो डिटरमिनेंट A का मान कितना हो गया 8 हो गया। ये 8 0 भी हो सकता था लेकिन 0 नहीं हुआ क्योंकि पहले बोल देगा नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब 0 नहीं है, तो डिटरमिनेंट A का मान 8 हो गया। अब आपको 2A का डिटरमिनेंट पूछ रहा है आपसे, 2A का डिटरमिनेंट आप क्या करोगे 2 टू दी पावर 3 डिटरमिनेंट A, अभी तुरंत लिखा वही 2A का डिटरमिनेंट, तो 2 क्योंकि ऑर्डर 3 है, तो 2 टू दी पावर 3 तो 8 हो गया, और डिटरमिनेंट A का वैल्यू 8 दे रखा है, तो 8 इंटू 8 मतलब कितना हो गया 64। 2 डिटरमिनेंट ये 8 है लेकिन वो पूछ रहा है 2A का डिटरमिनेंट, वो 64 हो गया, 64 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द फंक्शन f x टू x प्लस कॉस x प्लस b इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर r, ऑप्शन आपका ये रहा है। तो सबसे पहले आपका फंक्शन क्या दे रखा है वो देख लो, x प्लस कॉस x प्लस b, आपको पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको इसका डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा, तो आप निकालो इसका डिफरेंशिएशन निकालो, f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 कॉस x का माइनस साइन x, और b एक कांस्टेंट उसका मान 0 हो जाएगा, और f डैश x बराबर 1 माइनस साइन x। अब देखो एक बात जानते हो और अपना साइन x हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, तो अधिक से अधिक -1 से 1 के बीच में 1 से बड़ा तो इसका मान होगा नहीं, और ये 1 है तो इसका मतलब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 ही तो है हमेशा, क्योंकि अब देखो साइन x हमेशा बड़ा है बराबर था -1 से 1 के बीच में, तो माइनस साइन x भी -1 से 1 के बीच में होगा। अब 1 जोड़ दो सब 1 माइनस साइन x भी सब में 1 जोड़ोगे आप तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 प्लस 1 0, यहाँ पर 1 1 2 0 से 2 के बीच में होगा। देखो ग्रेटर इक्वल टू 0 ही ना, 1 माइनस साइन x का मान 0 से 2, यानी कि पॉजिटिव तो है ना, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब f डैश x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। इसका जानते हो डेरिवेटिव जो किसी फंक्शन का वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होने का मतलब हो गया कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर r, तो वैसे तो b यहाँ है भी नहीं, और ये तो हमेशा इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, तो डिक्रीजिंग का तो कोई बात है नहीं, यानी कि ऐसा कोई b का वैल्यू एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो इसको डिक्रीजिंग बना दे।
कोई एग्जिस्ट करता ही, नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट फॉर विच द फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं 30 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में ये जो है ना एक आपका रिलेशन लिखा गया, यानी कि एन आपका सेट है, जानते हो नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे होता है, तो आगे अंत तक इसका तो कोई अंत है नहीं। इस पर एक रिलेशन लिखा गया, आर क्या है, ए बी आर में होगा, ऑर्डर पेयर ए बी आर में होगा यदि ए इजकल टू बी माइनस 2 है, जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है बी 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि लास्ट वाला जो होगा ना वो 6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि तुम बताओ कौन इसमें बिलोंग करेगा। तो एक बात तो पहले देखो, बी जो होना चाहिए बाद वाला 6 से बड़ा, ये तो 4, ये तो और से गलत हो गया। फिर बाकी में 8 8 8 यहाँ ये में से अब देखना पड़ेगा। तो ए इजकल टू बी माइनस 2 होना चाहिए। आपको सिर्फ नेचुरल नंबर ही लेना, क्योंकि ये रिलेशन जो लिखा गया है वो नेचुरल नंबर पर ही डिफाइन किया गया। ठीक है, आप यहाँ से चाहो तो ऑप्शन से चेक कर लो, ए का मान 3 और 8 2 का डिफरेंस होना चाहिए। देखो यहाँ से ए बराबर बी माइनस 2, 2 का डिफरेंस है ना, 3 और 8 माइनस 5 का डिफरेंस, मतलब ये तो आपका 5 का डिफरेंस है, यहाँ नहीं चलेगा, 2 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यही हो जाएगा आपका। यानी ए का मान 6 और बी का मान 8। यहाँ से डायरेक्ट एक ट्रिक है जिसको हम लोग फॉलो करके बना सकते हैं, यानी ए इजकल टू 6 और बी इजकल टू 8 है इस ऑप्शन में। वो कह रहा है कि ए इजकल टू बी माइनस 2, देखो आप 6 इजकल टू 8 माइनस 2 है ना, जहाँ ए का मान ये 6 बी का मान 8, 6 इजकल टू 8 माइनस 2 ए इजकल टू बी माइनस 2, यानी 6 8 ही बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में। ठीक है, और भी होंगे लेकिन अभी हमारा ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, तो हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। बढ़ते हैं 31 की तरफ। 31 क्वेश्चन में कह रहा है द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स डॉट एक्स अपॉन मोड एक्स जब एक्स लेस देन 0 है और -1 जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ये फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, ये ऑप्शन दे रखा है, तो फंक्शन यही है आपका। अब देखो एक्स लेस देन 0 के केस में, एक्स लेस देन 0 पर मॉड एक्स का मान अगर निकालोगे क्या मिलेगा आपको, -x मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग -x रखेंगे। और x अपॉन मॉड एक्स का मान आपको निकालना है ना, तो x लेस देन 0 के लिए निकाल रहे हो, तो x अपॉन मॉड एक्स तो -x है। कब, जब x लेस देन 0 है तब, तो x अपॉन -x का कितना मिला है, -1। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना ये एक्चुअली -1 ही है, तो आपका फंक्शन क्या बना, -1 x लेस देन 0 और -1 x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। आप देखो 0 से छोटे के लिए भी -1, 0 से बड़े या बराबर के लिए भी -1। इसका मतलब क्या हुआ कि f(x) जो है ना वो -1 है पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए, f(x) -1 है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, सिंपली आप यहाँ से ग्राफ से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। f(x) मतलब y ना, मतलब y बराबर -1, तो y बराबर -1 कहाँ होगा, ये हो गया आपका y बराबर -1। देखो तो ये कहीं पर ग्राफ टूटे, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ग्राफ ना टूटे कहीं पर, तो f(x) बराबर -1 ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट एक तरह समझ लो आप, जो कंटिन्यूअस फंक्शन, आप x का मान कुछ भी होगा हमेशा y -1 ही होगा, तो कंटिन्यूअस है हमेशा, पूरे के पूरे रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस है, पूरे के पूरे रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r के लिए ये कंटिन्यूअस हो गया। ग्राफ से भी देख लो ये y इक्वल टू -1 का ग्राफ है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में कह रहा है इफ a इजकल टू 0 2 3 -4 एंड ka इजकल टू 0 3 8 2b 24 देन द वैल्यू ऑफ ka एंड b रेस्पेक्टिवली आर। रेस्पेक्टिवली मतलब पहले k का बताओ फिर a का फिर b का, जो दे भी रखा है उसी ऑर्डर में। तो देखो ka निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, k इंटू ये हो जाएगा, ये a है तो सबसे k में मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, 0 2k 3k -4k। अब ये हुआ आपका ka का वैल्यू ना, ये क्या है ka है, और ka इजकल टू कितना दे रखा है, इतना, मतलब ये k हुआ जिसको मैंने बाद में फिर से लिख लिया, ये और ये बराबर है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उनका हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। इसका मतलब सारे के सारे, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है, जब इनको और इनको बराबर करोगे सेम प्लेस पे, तो -4k इजकल टू 24, तो k इजकल टू क्या हो जाएगा 24 अपॉन -4, तो 4 6 यानी कि -6, k का मान तो मिल गया -6, k का मान -6 मिला। आप k का मान क्या कर लो, आप इसमें डाल, देखो यहाँ से 3k और 2b बराबर है, तो 3k इजकल टू 2b, k का मान निकाल चुके हो -6, तो 3 इंटू -6 k का मान रख दिया इजकल टू 2b, तो ये 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9 और -9 इजकल टू, यानी b आ गया -9। और यहाँ देखो 2k इजकल टू 3 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2k इजकल टू 3a, 2k इजकल टू 3, और k का मान तो निकाल चुके हैं -6, 2 इंटू -6 बराबर 3a, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये कटा दिया -4 इजकल टू, यानी a इजकल टू -4, यानी कि k का मान कितना आ गया -6, a का मान आ गया -4 और b का मान आ गया b का मान आ गया -9। तो -6 -4 ये उनका k a एंड b रेस्पेक्टिवली, -6 -4 -9, -6 -4 ये ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 क्वेश्चन में कह रहा है ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज, मिनिमाइज z इजकल टू 30x + 50y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। जो
कंस्टेंट होते हैं ना, ये सब ये है जो कंडीशन कह सकते हो वो दे रखा था। 3x + 5y ग्रेटर इक्वल टू 15, 2x + 3y लेस इक्वल टू 18 और x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0। इन द फिजिबल रीजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट, किस पर अकर करेगा मिनिमम वैल्यू, ये ऑप्शन आपको दे रखा है। तो सबसे पहले देखो 3x + 5y इक्वल टू 15, इसको इक्वल टू मान ताकि हम ग्राफ ड्रॉ कर पाए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के बाद x/5 + y/3 इक्वल टू 1 बना। तो x/a + y/b ग्राफ क्या होता है, x पर x पर a पर काटते हैं और y एक्सिस पर b पर काटते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये रहा 5, 3 इनका ग्राफ मिल गया ये, ठीक है। फिर 2x + 3y यहाँ भी इक्वल टू ले लेते हैं, बाद में जो साइन उस पर ध्यान देंगे हमारा फिजिबल रीजन कौन बनेगा। 2x + 3y इक्वल टू 18, यहाँ भी आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आओगे इस लाइन के इक्वेशन को। तो x/9 + y/6 इक्वल टू 1 थी, x पर 9 और y पर 6 यहाँ मिल गया। अब इनका हम रीजन पता करते हैं। तो इसमें क्या करो, ऑरिजिन ये है ना, ऑरिजिन साइड पुट करो इसमें 0 + 0 ग्रेटर इक्वल टू 15, गलत हो गया। इसका मतलब इसका ऊपर भागेगा, यानी इस वाले का, यानी ये वाला जो है ये इसका है, ये ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि 0 तो गलत हो गया ना, 0 ग्रेटर इक्वल टू, अगर आपने ऑरिजिन इसमें पुट किया तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 15 तो सही नहीं है, तो ऊपर चला जाएगा। और इसमें पुट करो 0 मतलब 0 पुट करो, ऑरिजिन पुट करो दोनों में, इसमें ये वाला साइड मतलब इधर वाला, अगर ये सही होगा तो इधर वाला ही लाई करना तो उधर जाएगा। 0 लेस इक्वल टू 18, तो ये बात तो सही है, 0 छोटा है 18 से, इसका मतलब इस वाला लाइन ये वाला, क्योंकि ये वाला लाइन जो है ना इसका है ये, तो इसमें ऑरिजिन की तरफ आएगा तो बीच में ये फंस गया। और x ग्रेटर इक्वल टू 0 y ग्रेटर इक्वल टू 0 बनता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहना, बाहर नहीं जाना। तो आपका देखो कॉर्नर पॉइंट कैसे मिला, ये और ये 4 कॉर्नर पॉइंट मिला। अब कह रहा है कि मिनिमम कहाँ पर होगा जाट, तो पुट करके देख लेते हैं फटाफट से। जाट पहले निकालो आप 0,6 पे, तो 30 × 0 + 50 × 6, तो ये हो गया 300। फिर जाट निकालो आप 9,0 पर, 9,0 पर जाट निकालो, तो 30 × 9 + 50 × 0, तो खत्म हो जाएगा। था 3 9 जा 27 हो गया, 270 हो गया। फिर जाट निकालो आप 5 × 5,0 पर, तो 30 × 5 + 50 × 0, 35 जा 150 हो गया। फिर जाट निकालो आप 0,3 पे, 0,3 पे, तो इसमें पुट करेंगे जाट के लिए 3 × 0 + 50 × 3, तो ये 0 हो गया, 53 जा 150। तो ये तो नहीं मिली, ये दोनों मिनिमम हो गया, ये 2 ठो मिनिमम वैल्यू आ गया, 2 ठो मिनिमम वैल्यू आ गया। तो ये यूनिक पॉइंट तो नहीं है मिनिमम के लिए, नो पॉइंट नहीं, पॉइंट तो मिला, 2 पॉइंट मिला। इनफिनिटली नहीं, इनफिनिटली मेनी भी नहीं है क्योंकि हमारे कॉर्नर पॉइंट में तो इतना ही है। तो 2 पॉइंट्स ओनली, 2 पॉइंट मिला है हमें। हाँ, कौन कौन मिला है, 150 150। बाकी आप इस बाउंड्री पॉइंट पे अगर चेक करके देखो तो हर जगह नहीं मिलेगा। वो बात है कि यहाँ पर जैसे मान लो कि इनके बीच में आपको कोई हो सकता है कि इनफिनिटली मेनी पॉइंट हो जाए, तो यहाँ से एक पॉइंट उठा लो, इनके बीच में एक 6,0 पॉइंट है। अगर ये इनफिनिटली होने का मतलब पूरे हर एक पॉइंट पर 6,0 पर, तो 3 × 6 30 × 6 0 तो खत्म हो जाएगा। पुट करोगे इसमें तो 180 हो जाएगा। तो मिनिमम थोड़े हुआ, मतलब सिर्फ 2 पॉइंट पर मिनिमम हो रहा है, मतलब बीच में नहीं, यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट पर मिनिमम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं 34 की तरफ। 34 में कह रहा है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज डिफाइंड बाय फंक्शन f एंड गिवन बाय fx बराबर 10 + x √100 - x²। देन मैक्सिमम एरिया क्या होगा, इनमें से ऑप्शन दे रखा, पूछ रहा है इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा। ये एरिया ऐसे डिफाइन किया गया, तो इसके लिए पहले आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो f' और क्या हो जाएगा 10 + x को ब्रेक करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा √x का 1/2 अंडर रूट जो भी रहता है इसके अंदर हो जाता है ना, इसका लिख लिए। अब इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका तो 100 का 0 हो जाएगा, x -x² का -2x हो जाएगा। अब प्लस अब अंडर रूट 100 - x² को ब्रेक कर दो तो 10 + x का 1 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या -x × 10 + x। अब प्लस ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एलसीएम नीचे पूछने 1 तो करके तो क्या मिलेगा 100 - x² के रूट मल्टीप्लाई हो गया, वो रूट हट जाएगा, नीचे में अंडर रूट 100 - x² तो रहेगा। तो इनको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है -x प्लस -x² और -x² -2x² और -10x अब प्लस ये 100 और नीचे में अंडर रूट 100 - x² होगा। ये f' इसमें से -2 कॉमन ले लो आप, तो x² प्लस 5x माइनस 50 अपॉन अंडर रूट 100 -x²। ठीक है, ये f'(x²) 0 को ऐड करना पड़ेगा। f'(x) देखो एक ध्यान रखना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 होगा नहीं, तो इसको 0 नहीं होगा तो ये छोड़ देते हैं, तो इसको सिर्फ 0 करते हैं ना। x² मतलब f'(x) 0 करने का मतलब क्या हुआ,
आप करोगे एफ डैश एक्स बराबर, जिसका मतलब आप इसको जीरो करोगे तो नीचे जीरो होगा, नहीं तो सिर्फ ये जीरो होगा ना, ये वाला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 बराबर जीरो होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको अगर फैक्टराइज करें तो प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 बराबर जीरो। तो यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर जीरो। तो यहाँ से आपको x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर जीरो मिलेगा। तो x और मिल जाएगा -10 और 5, -10 और 5। देखो -10 नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप इसमें x का मान f डैश x जैसे यहाँ -10 रखा जाएगा, क्योंकि ये जीरो हमने कहा पहले कहा था नहीं होगा ये जीरो। तो 100 -10 कैसे करते हैं, 100 - 100 जीरो, नीचे जीरो हो जाएगा। तो f डैश x अनडिफाइंड हो जाएगा, वो वाला बात तो चलेगा नहीं यहाँ पर। तो नीचे ये जीरो होगा नहीं। तो एक तरीका है कि इसको हम यही छोड़ देते हैं, क्योंकि नीचे जीरो होगा नहीं, हमें तो सिर्फ f डैश x को जीरो करना था। तो f डैश x जीरो तब तो होगा नहीं उस केस पर ना, मतलब x पर -10 पर ये दोनों जीरो हो गया, तो जीरो नहीं होगा। तो x बराबर 5 ही बचा। और देखो यहाँ से एक अप्रोच क्या है कि आप f डबल डैश एक्स निकाल लो, आपको 2 पॉइंट है ना, फिर f डबल डैश एक्स जहाँ पर निगेटिव होगा वहाँ पर जाकर के वो फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा उस पॉइंट पर। तो चूंकि हमें दिख रहा है कि -10 को छोड़ देते हैं तो 5 निकाल लेते हैं, या फिर आप करो क्या, 2 ही पॉइंट है, दोनों पॉइंट पर निकालो तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो पहले 5 पर निकालते हैं, आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिला ना, -10 और 5 दोनों पर निकाल लो। तो f5 निकालते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 10 + 5 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर x का मान यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो 15 अंडर रूट 75। तो 15 और 75 कितना हो जाता है 25 3 जा, तो 25 का 5 हो जाएगा, 15 इंटू 5 रूट 3 यानी 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा कि उन्होंने देखा था उसके हिसाब से हो जाएगा। आप -10 पे निकालोगे ना, -10 पे निकालो तो 10 यहाँ पर रखोगे ना -10 पे निकाल करके, तो 10 इंटू -10 जीरो हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू है, हमें तो मैक्सिमम चाहिए ना, तो मैक्सिमम तो ही 2 ही पॉइंट है। जीरो -10 पर अगर निकालते भी हो, इसमें मान रखो 10 इंटू -10 10 + -10 जीरो, खत्म, बातें खत्म हो गया। फिर तो यहाँ होगा नहीं, यानी कि 75 रूट 3 ही आपका आंसर है, यानी मैक्सिमम एरिया 75 रूट 3 ही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते 35 की तरफ। 35 में कह रहा है इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A, देन I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A। देखो इसको A प्लस B के होल क्यूब पे तोड़ो, तो A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है, A क्यूब, तो I क्यूब तो I ही होता है, लिख लेते एक बार पहले, A क्यूब प्लस A क्यूब प्लस 3I स्क्वायर A प्लस 3IA स्क्वायर, अब माइनस 7A है ही, ध्यान से देखना। आई क्यूब मतलब क्या, आई ए क्यूब को आप ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो, प्लस 3I स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, आई हो जाएगा, आई इंटू ए ही रह जाएगा, प्लस 3I ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है ना, इसको ही यूज करेंगे, ए स्क्वायर बराबर है, तो ए स्क्वायर आप ए लिखेंगे, 3I मतलब 3A माइनस 7, आई को किसी से मल्टीप्लाई करें तो वही हो जाता है। ठीक है, तो बराबर आई प्लस ए स्क्वायर को ए लिखोगे, तो ए देखो ए स्क्वायर इंटू ए लिखा हुआ है ना, तो ए स्क्वायर को लिखोगे ए, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए है, और ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ए स्क्वायर को ए लिख दोगे तो ए हो गया, यानी इसका मान ओवरऑल ए हो गया। ठीक है, प्लस 3A प्लस 3A माइनस 7A। देखो क्या बचा आपके पास, a प्लस 3A प्लस 3 3 6 7A प्लस 7A माइनस 7A, 7A प्लस माइनस में कट गया, तो बचा क्या आई, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा था, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आया, आई निकल के आया, आई। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर सर। आगे बढ़ते हैं 36 की ओर। 36 क्वेश्चन में कह रहा है 10 इनवर्स x इक्वल टू y, देन व्हिच ऑप्शन विल बी ट्रू। देखो 10 इनवर्स x इक्वल टू y, आप जानते हो 10 इनवर्स x का जो 10 इनवर्स x को जो डिफाइन किया गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, वो -π/2 से π/2 होता है, मतलब 10 इनवर्स x का जो वैल्यू होगा ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो -π/2 से π/2 के बीच में किया गया, यानी y, यही तो y है ना, यानी y आपका -π/2 से π/2। ये तो सिंपल सब बच्चों को पता ही होता है कि 10 एक्चुअली में पूछा 10 इनवर्स x का रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, यानी y -π/2 से π/2 इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि 10 90 इन्फिनिटी होता है, यानी π/2 पर तो डिफाइंड ही नहीं हो फंक्शन, तो -π/2 से π/2 ऑप्शन नंबर आपका हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। चलिए 37 में देखते हैं, कह रहा है लेट a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 4 5 6 7 एंड f एक फंक्शन डिफाइन किया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फटाफट से डायग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आसानी समझ में आ जाए खट से। ए बी 1 2 3 और इधर है 4 5 6 7, फंक्शन जो है 1 से 4 में फंक्शन को डिफाइन किया गया है
1 से 4 कनेक्टेड है, 2 से 5 कनेक्टेड है, 3 से 6 कनेक्टेड, यही फंक्शन है। तो कह रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि ये फंक्शन क्या है? देखो बेस्ड डिफाइंड क्या कह रहा है वो, बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन एफ इज बेस्ड डिफाइंड है, मतलब क्या है फंक्शन ये पूछ रहा है। फंक्शन 1 1 है कि 1 2 है, जैसा भी आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो देखो इसका जो डोमेन का जो हर एक एलिमेंट है उसका एक ही इमेज है ना, ऐसा तो नहीं कि किसी का 2 इमेज है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हर एक एलिमेंट एक ही, सिर्फ एक से कनेक्टेड है। और ये फंक्शन भी है, ऐसा नहीं कि फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो है क्योंकि सबका अपना इमेज है। और 1 1 है, देखो एक से एक ही कनेक्टेड है, एक से एक ही, तो 1 1 तो है। 1 1 मतलब इंजेक्टिव है, 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, लेकिन ये बाइजेक्टिव यानी ऑन टू नहीं है, क्योंकि 7 का कोई भी प्री इमेज नहीं, यानी 7 किसी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं, ऑन टू को सरजेक्टिव कहते हैं, मतलब सरजेक्टिव नहीं है ये, यानी सरजेक्टिव नहीं है, सरजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव है। तो सरजेक्टिव ये कट जाएगा, इंजेक्टिव है, यही तो आंसर है। बाइजेक्टिव तो होगा नहीं, क्योंकि जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। ये नहीं, ये फंक्शन, इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी ये फंक्शन इंजेक्टिव है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 38 की तरफ। 38 में कह रहा है 4a = 3 1 - 1 2, एक मैट्रिक्स है जो कि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन 14a इनवर्स का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखो a बराबर दे रखा है, तो इसका पहले हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करते हैं हम, एडजॉइंट वाला मेथड निकालते हैं। तो पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। a11 निकालोगे तो क्या करोगे, इसका एडजॉइंट क्या बोलते हैं, कोफैक्टर निकालोगे, तो इसको और इसको ढकोगे तो क्या होगा, प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा, +2। a12 निकालोगे तो ऑड है, तो माइनस, इसको ढकना, इसको ढकना, तो -1, -1 मतलब 1 हो गया। a21 निकालोगे तो माइनस, इसको ढकना यानी कि 1 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। a22 बराबर ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तब एडजॉइंट a यदि निकालोगे तो क्या करोगे, सब लिखोगे अपने जगह जो जैसा है, 2 1 -1 3 का ट्रांसपोज, यानी कि 2 1 -1 3। एक्चुअली में क्या होता है ना, 2 ऑर्डर वाला का निकालना बड़ा आसान होता है। इसको पलटाते हैं, इसका साइन बदल देते हैं, तो देखो वही हुआ, ये पलट गया है, ये डायगोनल एलिमेंट पलट गया और इसका साइन बदल गया। ठीक है, एडजॉइंट a निकालना। अब a इनवर्स क्या होता है, आपको पता होगा कि a इनवर्स एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a होता है। डिटर्मिनेंट a निकाल लो, कितना होगा इसका, 3 2 6 माइनस माइनस +1, 6 + 1 7 हो गया। तो एडजॉइंट क्या है, 2 - 1 1 3, 2 - 1 1 3 इंटू 1/7 के नीचे डिटर्मिनेंट बिल होगा ना, ये तो a इनवर्स है, तो क्रॉस गुना करोगे 7a इनवर्स हो जाएगा। क्रॉस गुना करने पर होगा 7a इनवर्स, ये 7 इधर आके गुना हो जाएगा, बराबर क्या हुआ, 2 - 1 1 और 3। लेकिन आपसे पूछ रहा है 14a इनवर्स निकालो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 14a इनवर्स बराबर 2, तो 2 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 2 4, इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -2, इसमें 2 से तो 2, इसमें होगा तो 6, 4 - 2 2 6, यही आपका 14a इनवर्स का वैल्यू, 4 - 2 2 6, यही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 में कह रहा है द पॉइंट्स ऑन द कर्व, या तो एक पॉइंट हो सकता है या ज्यादा, जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है। कर्व y = x³ - 11x + 5 at which the tangent is y = x - 11। मतलब सिंपली कह रहा है कि इस कर्व पे वो पॉइंट बताओ जहां पर ये टेंजेंट है इस कर्व का। तो सिंपल है, इसके लिए इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लो और इसका जो स्लोप आएगा इसके स्लोप के बराबर होना चाहिए। इसका स्लोप निकालेंगे इसके बराबर करके, तो वो x और y का मान मिल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो y = क्या दे रखा है, x³ - 11x + 5, डिफ्रेंशिएट करके y डैश या dy/dx दोनों कह सकते हो, तो 3x² - 11 हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या निकला, ये तो टेंजेंट का स्लोप होता है ना, और स्लोप उन्होंने क्या कहा कि ये जो होना चाहिए वो ये वाला लाइन होता है, इसका स्लोप क्या होगा, आपको जानते हो ना, y = mx + c लाइन होता है, जहाँ पर m स्लोप है, यानी x का जो मल्टीपल होता है, अगर y में कुछ नहीं है तब यही स्लोप है, यहाँ पर मल्टीपल 1 है ना, कुछ नहीं तो मल्टीपल 1, यानी कि स्लोप आपका 1 मिला, यानी y डैश का मान आपका 1 है, तभी जाकर के ये लाइन इसका टेंजेंट बनेगा। ठीक है, तो 3x² - 11 = 1, तो 3x² = 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 4 जा, यानी x = x 4 x +-2, x = +-2, दो केस लो, एक बार x = 2 और एक बार x = -2। x = 2 पर y का मान निकालो, तो रखोगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब -11 × 2 + 5, 8 - 22 + 5, तो कितना हो जाएगा, 13 - 22, तो ये हो जाएगा आपका -9, y = -9। और दूसरा पॉइंट x = -2 रखेंगे तो y = -2 का क्यूब, तो -8
-11 इंटू -2 प्लस 20 2 अब प्लस 5, तो -8 प्लस 27 कितना हो जाएगा 19, y इक्वल टू 19। यानी कि आपका एक पॉइंट निकल के जो आया है वो 2, -9 और दूसरा पॉइंट निकल के आया है -2, 19। देखो ध्यान से एक बात जरा सोचो, ये पॉइंट पर ये उसका स्लोप है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन में भी होना चाहिए। एक बार देखो, हो सकता है कि दोनों आंसर होने तो चेक हमें करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना एग्जाम में, तो फिर वो अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा तो आप फंस जाओगे, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर भी है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करो, y इक्वल टू x माइनस 11, देखो y आपका -9, -9 इक्वल टू x का मान 2, तो 2 - 11, 2 - 11 -9 इक्वल टू -9, बिल्कुल सही, मतलब ये पॉइंट तो है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ये वाला y इक्वल टू x माइनस 11, तो y का मान है 19, 19 इंटू -2 -11, 19 इक्वल टू -11 नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब देखो टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पर भी 1 ही है, लेकिन ये वाला लाइन नहीं है, ये स्लोप नहीं है, कोई और होगा, क्योंकि ये लाइन जो है ना इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ इसी पॉइंट पर ये टेंजेंट है, मतलब कर्व के इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है। इसका मतलब सिर्फ यानी 2 - 9 वो पॉइंट है, यानी एक ही पॉइंट है, 2, -9, 2, -9, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 40 की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है a इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड a स्क्वायर इक्वल टू 3i, देन क्या? तो a स्क्वायर इक्वल टू 3i, देखो तो पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। a स्क्वायर के लिए आप a इंटू a करोगे, मतलब अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा अल्फा अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा को बीटा से करोगे तो प्लस अल्फा बीटा और इधर माइनस अल्फा बीटा, ये तो 0 हो गया, और गामा को अल्फा से करोगे तो गामा अल्फा इधर हो जाएगा माइनस गामा अल्फा, और लास्ट में बीटा गामा प्लस, यानी कि बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, माइनस प्लस हो गया ना, ये आपका a स्क्वायर निकला। पहले तो ये तो 0 है, ये कट गया 0, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और 0 0, यहाँ भी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ही तो है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये a स्क्वायर निकला, ये a स्क्वायर निकला, और ये किसके बराबर है 3i के बराबर, यही है 3i में समझते हो 3i, यानी आयोटा क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो 3i का मान कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 0 से तो 0 रह जाएगा, ये हो गया 3i मतलब ये हो गया आपका 3003। अब देखो दो ये और ये बराबर है ना, मतलब ये और ये बराबर है, तो इनको इक्वल करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 3 के बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 3, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इस 3 को उठा के इधर लाओ तो -3 बराबर क्या हो जाएगा 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -3 बराबर 0। कहीं पर कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन तो कहीं पर लग नहीं रहा, लेकिन एक काम करते हैं ना कि इसको सबको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर उधर जाके माइनस अल्फा स्क्वायर वो माइनस बीटा गामा प्लस 3 बराबर 0, तो इसको लिख सकते कैसे 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा प्लस बराबर 0, 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, ऐसा ऑप्शन है कहीं पर? यस, ये रहा। मतलब क्या था, सेम ही बात तो है, बस उन्होंने क्या किया इसमें से माइनस को मतलब उधर भेजा, फिर पहले हमने इस 3 को इधर लाया ना, ये उसको भी उधर भेज दिया। तो बात एक ही है 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मैच करना पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा करना पड़ा, तो ऑप्शन नंबर सी था। और इस तरीके से आपका ये सेक्शन बी जो था ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मैंने अपने तरफ से एफर्ट लगाया पूरा ताकि आपको समझ आए, इसलिए थोड़ा वीडियो आप देखो लंबा भी हुआ। अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट करके भी बताना कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, आपका कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए ऐसे ही किसी वीडियो में जल्दी ऐसे क्या सेक्शन सी के साथ ज़रूर मिलूँगा तुरंत ही, ठीक है, थैंक यू।